हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। ठीक है, हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाले बुक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज अध्याय 6 का पार्ट 2 है, जिसका नाम है प्रमुख भू आकृतियां। ठीक है, प्रमुख भू आकृतियां के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भूमिगत जल या भौम जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां क्या होती है। भूमिगत जल के बारे में हमने कल समझ लिया है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो भूमिगत जल या भौम जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की बात करें, देखो थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब हो सकते हो। आसपास शादी है, शादियों का सीजन है, तो थोड़ी आवाज आ रही है डीजे की, तो आप थोड़ा कैसे भी इसका संतुलन बनाकर क्लास को देख लेना। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं कम संसाधनों में आपके लिए क्लासें बना रहा हूँ, और जिसमें मैं क्लासें बनाता हूँ उसमें फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि उसमें आवाज आती है, इसलिए मैं बिना फैन से मैं आपकी क्लासें बनाता हूँ इतनी गर्मी में। तो आप भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भूमिगत जल या भौम जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन सी है। दो प्रकार की पड़ेगी, एक तो अपरदनात्मक और एक निक्षेपित स्थलाकृतियां। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, तो इनको सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार नाम देख लेते हैं। टेरारोसा, लेपिस, गोलरंध, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, कुंड, दस्ती निवेशिका, कुंड कुंड दो बार आ गया, चूना पत्थर, चबूतरे, विलियन रंध्र, ये और आंधी घाटी, ये सब क्या है, ये तो भूमिगत जल या भौम जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। आपसे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सी अपरदनात्मक है, किसके द्वारा अपरदनात्मक है और कौन सी निक्षेपित है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विलियन रंध्र, या फिर गर्त भी कहते हैं इसको। तो विलियन रंध्र क्या होता है, तो चूना पत्थर के क्षेत्र में गुलन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे वो मध्यम आकार के गर्त या विलियन रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, चूना पत्थर के क्षेत्र में गुलन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे जो मध्यम आकार के गर्त होते हैं वो विलियन रंध्र कहलाते हैं, या फिर उसको गर्त भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं गोल रंध्र क्या है। तो गोल रंध्र ये एक प्रकार का छिद्र है। गोल रंध्र क्या है, तो एक प्रकार का छिद्र है जो ऊपर से वृत्ताकार, एक जो ऊपर से तो होता है वर्त की तरह, ऊपर से वर्ताकार और नीचे से एक कीप की तरह होता है। एक कीप की तरह होता है, ऊपर से वर्ताकार होता है और नीचे से कीप की तरह होता है। ठीक है, ऊपर से तो वर्ताकार और नीचे से कीप की तरह होता है, उसको हम गोल रंध्र कहते हैं। इसकी गहराई कितनी होती है, तो 30 मीटर से अधिक इसकी गहराई होती है, और इसका निर्माण गोलन क्रिया से इसका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। विलियन रंध्र देख लिया हमने, गोल रंध्र देख लिया। अब हम निपात रंध्र या फिर दोस्त रंध्र की बात करते हैं, जिसको डोलाइन रंध्र भी कहते हैं। तो गोल रंध्र के नीचे, गोल रंध्र तो अलग है, गोल रंध्र हम बाद में देखेंगे। आप तो अभी देख लो कि गोल रंध्र के नीचे बनी कंदरा यानी गुफा होती है, तो गोल रंध्र के नीचे बनी कंदरा की छत जब ढह जाती है, जब वो गोल रंध्र के नीचे जो कंदरा की छत बनी होती है वो ढह जाए, गिर जाती है, तो बड़े छिद्र बन जाते हैं, जिन्हें निपात्र रंध्र कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, जिनको निपात रंध्र या फिर डोलाइन रंध्र भी कहते हैं, या दोस्त रंध्र भी कहते हैं। वो ढह जाते हैं इसलिए उनको दोस्त रंध्र कहते हैं। ठीक है, नोट लगा के ये बात याद रखना कि दोस्त रंध्रों की अपेक्षा गोल रंध्र अधिक पाए जाते हैं। जो दोस्त रंध्र है उसकी अपेक्षा जो गोल रंध्र है उसकी अपेक्षा, सॉरी, जो दोस्त रंध्र है, जो डरने वाले जो रंध्र है, दोस्त रंध्रों की अपेक्षा गोल रंध्र अधिक पाए जाते हैं। अब घाटी रंध्र क्या होते हैं, तो अब हम घाटी रंध्रों के बारे में देखते हैं। जो घाटी पे जो रंध्र बनते हैं, घाटी रंध्र क्या होते हैं, जब डोलाइन यानी कि ये निपात रंध्र या दोस्त रंध्र, जब डोलाइन गोल रंध्र आदि की कंदरा या छत गिर जाती है तो उसको हम घाटी रंध्र कहते हैं। जब डोलाइन रंध्र की भी छत गिर जाती है तब उसको हम घाटी रंध्र कहते हैं। ठीक है, इसे युवाला भी कहा जाता है। जो घाटी रंध्र है इसको एक अन्य नाम युवाला भी कहते हैं। ठीक है, अब लेपिज क्या होता है, जो लेपिज है ये कटकनुमा आकृति होती है। लेपिज क्या है, तो एक प्रकार से ये लेपिज कटकनुमा आकृति होती है। क्या है, कटकनुमा आकृति है। ठीक है, टेरारोसा क्या है, टेरारोसा की हम बात करें, इंपोर्टेंट शब्द है टेरारोसा, आपको याद रखना है, एक प्रकार की मिट्टी का प्रकार है। टेरारोसा क्या है, तो गोल क्रिया से निर्मित लाल व भूरी मिट्टी। क्या है, गोल क्रिया से निर्मित लाल व भूरी मिट्टी टेरारोसा कहलाती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं टेरारोसा क्या है, तो गोल क्रिया से निर्मित लाल व भूरी मिट्टी टेरारोसा कहलाती है।
कंदराएं क्या है, कंदराएं क्या होती है, गुफाएं क्या होती है, तो चूना पत्थर क्षेत्रों में निर्मित गुफाएं होती है कंदराएं। क्या है कंदराएं, तो चूना पत्थर क्षेत्रों में निर्मित गुफाओं को हम कंदराएं कहते हैं, ठीक है, जिनका निर्माण चट्टानों के एकांत संसरों से होता है, जैसे सेल, वायु और क्वार्टजाइट, ठीक है। मुख्य योगदान किसका है इन कंदराओं के निर्माण में, तो 37 प्रवाह से गोलन क्रिया, 37 प्रवाह से जो गोलन क्रिया होती है, 37 प्रवाह से गोलन क्रिया से इनका निर्माण होता है। अब हम निक्षेपित स्तर रूप बात करते हैं कि जो भूमिगत जल है, जो भौम जल है, उससे कौन कौन सी निक्षेपित स्थलाकृतियां बनती है। हम उन निक्षेपित स्थलाकृतियों की अगर हम बात करें तो गोलन के बाद जो गुलन होता है, गोलन के बाद जल का वाष्पीकरण होता है, गोलन के बाद जल का वाष्पीकरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, ठीक है। जैसे क्या क्या बनते हैं, स्टेगलाइट, स्टेलेक्टाइट, क्या है ये, स्टेलेक्टाइट या फिर आशुताश्म, क्या बोलते हैं इसको, स्टेलेक्टाइट, और एक होता है स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट या आशुताश्म ये कंदरा की छत से नीचे की ओर जमा होता है। स्टेलेक्टाइट में क्या होता है, तो स्टेलेक्टाइट में कंदरा की जो छत है उससे नीचे की ओर जमा होता है, और जो स्टेलेग्माइट जो निश्चुताश्म है इसे कंदरा के फर्श के ऊपर की ओर जमा होता है, फर्श के ऊपर की ओर जमा होता है स्टेलेग्माइट से, और स्टेलेक्टाइट से कंदरा की छत की नीचे की ओर जमा होता है, ठीक है। दो शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, स्टेलेक्टाइट तो नीचे की ओर जमा हो कंदरा की छत से, और स्टेलेग्माइट ऊपर की ओर जमा हो, ठीक है, फर्श के ऊपर जमा हो। जो स्टेलेक्टाइट है इसको आशुताश्म और स्टेलेग्माइट को निश्चुताश्म कहते हैं। भूस्तंभ क्या है, तो स्टेलेक्टाइट मतलब जो कंदरा की छत के नीचे की ओर जमा होता है। भूस्तंभ क्या है, तो स्टेलेक्टाइट व स्टेलेग्माइट के मिलने से जो निर्मित जो जमाव होता है उसको हम भूस्तंभ कहते हैं। मतलब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के मिलने से जो जमाव होता है उसको हम भूस्तंभ कहते हैं। एक है ड्रिप स्टोन, ये शब्द आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, इनको जानना आपको जरूरी है। ड्रिप स्टोन क्या है, तो फर्श पर जमाव, जो नीचे जो फर्श है उस फर्श पर जमाव को हम ड्रिप स्टोन कहते हैं, ठीक है। नोडुल्स क्या है, नोडुल्स को देखो आपके, नोडुल्स क्या है, तो सेल छिद्रों में जमाव नोडुल्स कहलाता है। क्या है, नोडुल्स क्या है, नोडुल्स सेल छिद्रों में जमाव, जो सेल पत्रों के जो छिद्र हैं उसमें कुछ जमाव हो जाता है उसको हम नोडुल्स कहते हैं। ये होगी हमारी भूमिगत जल या भौम जल को हमने समाप्त कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हिमनद, अर्थात बर्फ के द्वारा जो भी स्थलाकृतियां बनती है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हिमनद क्या है, तो पृथ्वी पर परत के रूप में हिम का प्रवाह, पृथ्वी पर एक परत जम जाती है, बर्फ की परत जम जाती है जिसको हम हिमनद कहते हैं, ठीक है। अब वो तो हो गया हिमनद। अब महाद्वीपीय हिमनद क्या है, तो वृहत यानी बड़े समतल क्षेत्र पर हिम के फैलाव को हम, फैलाव की जो परत होती है उसको महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। एक हिमनद तो एक नॉर्मल परत पृथ्वी पर, और महाद्वीपीय हिमनद एक वृहत समतल क्षेत्रफल हिम की जो परत जम जाती है उसको महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं, ठीक है। गिरिपद हिमनद क्या है, तो पर्वतों के नीचे के भाग में हिमनद को गिरिपद हिमनद कहते हैं। गिरि को मतलब ही स्पष्ट है, गिरि का मतलब नीचे, गिरिपद मतलब नीचे की ओर। गिरिपद हिमनद पर्वत के नीचे के भाग में हिमनद का जमाव, ठीक है, ये गिरिपद हिमनद होता है, पर्वत के नीचे के भाग में हिमनद। हिमनद प्रवाह बहुत धीमी गति से होता है, प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर तक ये खिसकता है। जो हिमनद प्रवाह होता है वो बहुत धीरे धीरे गति से होता है, जैसे कुछ दिनों में या फिर कुछ प्रतिदिन ये कुछ सेंटीमीटर खिसकता है। इनकी गति का प्रमुख कारण है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो भारत में हिमालय क्षेत्र में हिमनद सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, इस्पार, गंगोत्री, यमुनोत्री। जो गंगोत्री है वो का जो गंगोत्री का जो अग्रभाग है, गंगोत्री के अग्रभाग को गोकुर कहते हैं। याद रखना आप, गंगोत्री के जो अग्रभाग है उसको गोकुर कहते हैं। हिमनद से प्रबल अपर्दन होता है। अब जो हिमनद है उससे प्रबल भयंकर अपर्दन होता है। वो प्रबल अपर्दन क्यों होता है हिमनद से, इसके कारण की बात करें तो हिमनद के बाहर से उत्पन्न घर्षण, हिमनद के बाहर से उत्पन्न घर्षण, हिमनद से कर्षित चट्टानी पदार्थ, हिमनद के बाहर से उत्पन्न घर्षण होता है, हिमनद से कर्षित चट्टानी पदार्थ बनते हैं वो उनसे होता है। और हिमनद अपक्षय रहित पदार्थों पर भी अपर्दन करता है। जो हिमनद एक ऐसा कारक है या एक ऐसा तत्व है जो कि अपक्षय रहित, हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों पर भी अपर्दन करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने हिमनद के बारे में देखा। हिमनद से जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां उनको हम आगे देखेंगे, और फिर निक्षेपित स्थलाकृतियों की भी बात हम करेंगे।
एक बार इसका मैं रिवीजन करवा दूं आपको। भूमिगत जल या भूम जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की हमने बात करी। टेरा रोसा, लेपिस, गोलरंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, कुंड, दस्ती, निवेशिका, चूना पत्थर, चबूतरे, विलियन रंध्र, आंधी घाटी ये बनते हैं। विलियन रंध्र क्या या फिर विलियन गर्त क्या है? तो विलियन रंध्र क्या होता है? तो चूना पत्थर के क्षेत्र में घुलन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे व मध्यम आकार के गर्त को विलियन रंध्र कहते हैं। गोल रंध्र क्या है? तो एक प्रकार का छिद्र होता है जो ऊपर से तो वर्ताकार होता है और नीचे से कीपानुमा होता है और उसकी गहराई 30 मीटर होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। निर्माण गोलन क्रिया के द्वारा गोल रंध्र का निर्माण होता है। ठीक है, फिर निपात रंध्र या दोस्त रंध्र या डोलाइन रंध्र की बात करें तो गोल रंध्र के नीचे बनी कंदरा की छत जब वह ढह जाती है तो बड़े छिद्र बन जाते हैं जिन्हें निपात रंध्र कहते हैं या फिर डोलाइन रंध्र कहते हैं। दोस्त रंध्रों की अपेक्षा गोल रंध्र अधिक पाए जाते हैं। जो दोस्त रंध्र है, ये बात याद रखना आप, दोस्त रंध्रों की अपेक्षा गोल रंध्रों की संख्या पर गोल रंध्र अधिक पाए जाते हैं। घाटी रंध्रों की बात करें तो जब डोलाइन गोल रंध्र आदि की कंदरा या छत, जब डोलाइन या फिर गोल रंध्र आदि की कंदरा या छत गिर जाती है तो उसको युवाला भी कहते हैं। ये हम पहले भूल गए थे, इसको याद रखना। ऐसी कंदरा जिसके दोनों सिरे खुले हो उसको सुरंग कहते हैं। ऐसी कंदरा या फिर ऐसी गुफा होती है जिसके दोनों जो सिरे होते हैं वो खुले होते हैं, उसको हम सुरंग कहते हैं। सुरंग बन गई अपने आप में। ऐसी कंदरा जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं उसको सुरंग कहते हैं। सुरंग बन गई एक तरह से अपने आप में। ठीक है, लेपिस क्या होता है? तो कटक नुमा आकृति को लेपिस कहते हैं। लेपिस क्या है आपसे पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले आप बताना कि भूमिगत जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है लेपिस, और ये कटक नुमा आकृति की होती है। टेरा रोसा क्या है? तो गोलन क्रिया या गोल क्रिया से निर्मित लाल व भूरी मिट्टी को हम टेरा रोसा कहते हैं। कंदराई क्या होती है? तो चूना पत्थर क्षेत्रों में निर्मित गुफाएं हैं। निर्माण चट्टानों के एकांत संस्तरों में होता है, जैसे सेल, वायु, क्वार्टजाइट। मुख्य योगदान 37 प्रवाह से गोलन क्रिया से। निक्षेपित स्थलाकृतियों की हम बात करें तो गोलन के बाद जल का वाष्पीकरण होता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, जैसे स्टेलेक्टाइट, आसुतास्म, कंदरा की छत से नीचे की ओर जमाव, और स्टेलेग्माइट, निश्चुतास्म, कंदरा की छत से ऊपर की ओर जमाव। भूस्तंभ क्या है? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के मिलने से जो निर्मित जमाव होता है। ड्रिप स्टोन क्या है? तो परस्पर जमाव को ड्रिप स्टोन कहते हैं। नोडल्स क्या है? तो सेल छिद्रों में जमाव। नोडल्स क्या है? तो सेल छिद्रों में जमाव नोडल्स कहलाता है। हिमनद क्या है? तो पृथ्वी, अब हिमनद को हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी पर परत के रूप में हिम का जमाव हिमनद कहलाता है। महाद्वीपीय प्रवाह या फिर महाद्वीपीय हिमनद क्या है? जो महाद्वीपीय हिमनद है, महाद्वीपीय हिमनद व्रत समतल क्षेत्र पर ही हिम का परत के रूप में जमाव या फैलाव। गिरिपद हिमनद क्या है? तो पर्वत के नीचे के भाग में हिमनद का जमाव गिरिपद हिमनद कहलाता है। हिमनद प्रवाह बहुत धीमी गति से होता है, प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर खिसकता है, जिस खिसकने का मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। उदाहरण की बात करें तो भारत में हिमालय क्षेत्र में हिमनद सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, इस्पार, ठीक है, और गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री के अग्रभाग को गोपुर कहते हैं। हिमनद से प्रबल अपरदन होता है, उसके कारण है हिमनद के बहाव से उत्पन्न घर्षण, हिमनद के कर्षित चट्टानी पदार्थ, और हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों पर भी अपरदन करता है। इस प्रकार से हमने भूमिगत जल को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम हिमनद के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को पढ़ते हैं। करते हैं कि हिमनद से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, हिमनद से या फिर हिम के या बर्फ के द्वारा कौन सी बनाई जाती है। तो सबसे पहली वी आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम गवर या फिर सर्क, टोरन झील, सरंग या फिर फूंच, और मेषशिला। ये क्या है? मेषशिला, ना कि मेघ, और फियोर्ड तट। ये सब हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। और हिमनद के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप एस्कर लहरदार कटक होते हैं। केम, केंटिल या केटिल, ड्रमलिन, हिमानी स्थल रूप है। पहले तो हमने नाम देख लिए, अब बात करते हैं कि सर्क क्या है। ये की बात करते हैं, ये फर्स्ट वालों की बात करते हैं कि अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो अपर्दित स्थल रूप में सबसे पहले सर्क की बात
या फिर इसको हम हिमगह्वर भी कहते हैं। तो सर्क क्या होता है? तो हिमनद घाटी के शीर्ष पर, जो हिमनद घाटी है उसके शीर्ष पर निर्मित आरामदायक कुर्सी के रूप में निर्मित गर्त या फिर गहरे लंबे चौड़े जो कहते हैं। हिमनद की घाटी के शीर्ष पर निर्मित एक आरामदायक कुर्सी होती है जो लंबी चौड़ी और गहरी होती है, ठीक है, उसको हम सर्क कहते हैं। ढाल वाली होती है, अवतल होती है, ठीक है, जो दीवार होती है वो तीव्र ढाल वाली होती है सर्क की दीवार। हिमनद के पिघलने पर पराई इन गर्त को झील के रूप में देखा जाता है। जो सर्क गर्त है हिमनद के पिघलने पर इनको, ठीक है, नोट लगा के याद रखना आप। यहाँ निर्मित झीलों को सर्क या फिर टोरन झील भी कहते हैं। यहाँ पर जो निर्मित झीलों को सर्क या फिर टोरन झील भी कहते हैं। सर्क झील या तो सर्क झील कहते हैं उनको, या फिर टोरन झील कहते हैं। अधिक सर्क मिल जाने पर सीढ़ी नुमा रूप में दिखाई देते हैं। जब दो या अधिक सर्क मिल जाते हैं तब सीढ़ी नुमा रूप में दिखाई देते हैं। गिरिशृंग क्या है? दूसरी अपरदनात्मक इस्लाकृत की हम बात करें तो हॉर्न या गिरिशृंग क्या है? तो हॉर्न पर अपरदन से हॉर्न निर्मित होते हैं। हॉर्न देखते हैं सबसे पहले। हॉर्न क्या है? तो सर्क के जो शीर्ष है, सर्क के पर अपरदन से हॉर्न निर्मित होते हैं। क्या हॉर्न निर्मित होते हैं? हॉर्न तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी होती है। कौन सी? हॉर्न क्या होते हैं? तो हॉर्न तीव्र चोटी वाली हॉर्न तीव्र किनारों वाली, ठीक है, तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी होती है, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो आल्पस पर्वत और मेटरहॉर्न, आल्पस और मेटरहॉर्न ये हॉर्न या फिर गिरिशृंग के उदाहरण हैं। अब बात करें हम एक सिरेट, ठीक है, अगली जो अपरदनात्मक इस्ला करती है सिरिटेड या फिर कटक या आरेत क्या है? तो सर्क के दोनों तरफ, माना कि ये सर्क है, सर्क के दोनों तरफ अपरदन के कारण दीवारें तंग हो जाती है। सर्प के दोनों तरफ अपरदन के कारण दीवारें तंग हो जाती है तथा इनका आकार खंगी या फिर आरी के तरह कहते हैं। जो सर्क है उसके दोनों तरफ अपरदन के कारण दीवारें तंग हो जाती है और उनकी आकृति एक आरे के समान दिखाई देती है, ठीक है। इनका ऊपरी भाग नुकीला होता है। ऊपरी भाग एक तरह से नुकीला होता है, आरे का भाग भी नुकीला होता है, तो ये आरे के समान दिखाई देती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं इसका रिवीजन करवा दूं। हिमनद से निर्मित अपरदनात्मक इस्ला घाटी, लटकती घाटी, हिमगह्वर या फिर सर्क, टोरन झील, नुनाटक, कोल, सरंग या पूंछ, मेसशिला। निक्षेपित स्थल रूप की बात करें तो हिमोड, एस्कर लहरदार कटक है, केम, केटिल, ड्रमलिन, हिमानी अवशेष में। अब हम अपरदन स्थल रूप की बात करें जो हिमनद के द्वारा, तो सर्क की सबसे पहले बात करें तो हिमनद घाटी के कुर्सी के रूप में निर्मित गहरे गर्त वाले लंबे चौड़े आकृति को सर्क कहते हैं। दीवार तीव्र ढाल वाली होती है, अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर प्राय इस गर्त को झील के रूप में देखा जाता है। हिमनद जब पिघल जाती है तो इस गर्त को झील के रूप में दिखाई देते हैं। झील या फिर टोरन झील कहते हैं, ठीक है। दो या अधिक, आपसे बहुत सी बार टोरन झील क्या है ये एग्जाम में आते हैं। तो सर्क के यहाँ जो निर्मित होती है, निर्मित झीलों को सर्क झील या फिर टोरन झील कहते हैं। दो या अधिक सर्क मिल जाने पर, अधिक सर्क मिल जाते हैं, दो से अधिक, तब सीढ़ी नुमा रूप में दिखाई देते हैं। हॉर्न या गिरिशृंग क्या है? तो सर्क के शीर्ष पर तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी होती है। उदाहरण की बात करें तो आल्पस या और मेटरहॉर्न, ठीक है। सिरेट, कटक या फिर अरेत की बात करें तो सर्क के दोनों तरफ अपरदन के कारण दीवारें तंग हो जाती है तथा इनका आकार खंगी या कहते हैं। इनका जो ऊपरी भाग होता है वो नुकीला होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने हिमनद से निर्मित अपरदनात्मक निक्षेपित स्थलाकृतियां, ये तो हमने अपरदन और निक्षेपित स्थलाकृतियों का नाम तो देख लिया है। और अपरदनात्मक स्थल और
हॉर्न या गिरिश्रृंग की बात कर ली। इसमें इसके अंतर्गत सिरेटेड कटक अरे और अपरदित स्थल रूप के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बड़ी मेहनत से आपके लिए क्लासें बना रहा हूँ। एनसीईआरटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको देके आप सभी से जुड़े रहें। थैंक यू।